cells in series. इसमें है when the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on the cells are said to be connected in series. तो ऐसे हो जाता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर उसके बाद में और सा बनाया उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल, और इस पॉइंट को ले लिया ए, इसको बी और इसको सी, ए बी सी इस तरह से ले लिया। हमने ये कहा कि जो पहला वाला सेल है इसका EMF E1 है, दूसरा वाला सेल है इसका EMF E2 है। यहाँ पर हमने एक अलग से रेजिस्टेंस दिखा दिया R1, यहाँ पर एक अलग से रेजिस्टेंस दिखा दिया R2, मतलब ये दोनों की इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ठीक है, पहली वाली बैटरी का और दूसरी वाली बैटरी का। इनको सीरीज में कब कहा जाता है? जब पहली बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और दूसरी बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं एक के पीछे एक बैक टू बैक, तब इनको कहा जाता है कि ये सीरीज में है, ठीक है। पैरेलल में ठीक इसका उल्टा होता है, पैरेलल में पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से और नेगेटिव से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल की बात खैर पैरेलल में करेंगे। अच्छा, अब इसका इक्विवेलेंट हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे रेजिस्टेंसेस सीरीज में होते थे तो हम ये कह देते थे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दो। हम ये देखते थे कि जब कैपेसिटेंसेस सीरीज में होते थे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता दो। ऐसे ही जब बैटरीज दो सीरीज में जुड़ी हुई हैं तो इक्विवेलेंट EMF बता दो आप उसका। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों को हटाकर एक सिंगल सेल लगा देंगे। अगर मैं सेल बोल रहा हूँ तो भी समझ लीजिए बैटरी है, बैटरी तो बैटरी है ही, सेल और बैटरी एक ही बात है। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ लिखेंगे C और करंट ऐसे दिखाएंगे। करंट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव में पहुँचता है। तो यहाँ पर भी आप ये देखिएगा कि करंट को मैं इस तरह से दिखाऊंगा, ऐसे नेगेटिव में आ रहा है और पॉजिटिव से बाहर जा रहा है, ऐसे दिखाएंगे। और आई ही जो दिखाया है क्योंकि सीरीज में है, हम जानते हैं कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, ऐसा होता है कि सीरीज में करंट रिमेन सेम। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है लेट VA, VB एंड VC बी द पोटेंशियल्स एट पॉइंट्स A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। पॉइंट्स A, B और C पर जो पोटेंशियल्स हैं वो VA, VB और VC हमने मान लिया। तो हम ये कहेंगे A और B के बीच का पोटेंशियल, A और B के बीच का पोटेंशियल VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। अभी एकदम से मन में ये बात आ सकती है नहीं VAB मैंने VB माइनस VA करा, ठीक है। तो हम जहाँ पर भी देखते थे ना वहाँ पर करंट को है ना लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नहीं देखते थे, करंट और राइट की तरफ जाता हुआ देखते थे। दूसरा VA माइनस VB का मतलब ये है, आप बस ये देखिए जब भी आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप हायर पोटेंशियल पर कौन होगा वो तो इसी से पता चलेगा ना जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब पॉजिटिव नंबर वाला पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये है कि ये हायर पोटेंशियल पर है और ये लोअर पोटेंशियल पर है। तो VA माइनस VB होगा VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। हायर में से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसको लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे क्या? इसका जो पोटेंशियल है उसको क्या लिखेंगे? हमें तो A की फॉर्मूला पता है कि जो EMF होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो E इज इक्वल टू B प्लस आई स्मॉल आर ये होता है। तो यहाँ से B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा E माइनस आई स्मॉल आर। तो इसका मतलब VAB यानी कि इस पूरे ये A और B के बीच का जो पोटेंशियल है VAB को क्या हो जाएगा? E1 माइनस आई आर। समझ गए? E1 माइनस आई आर। ऐसे ही B और C के बीच का पोटेंशियल ये क्या हो जाएगा? ये भी बेटा VB माइनस VC, क्योंकि B हायर पोटेंशियल पर है और C लोअर पोटेंशियल पर है। तो हायर वाले में से लोअर वाले को सब्ट्रैक्ट करा जाता है। तो VB माइनस VC ये क्या हो जाएगा? E2 माइनस आई आर। ये हो गया। इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 2। Thus the potential difference between the terminals A and C of the series combination। अच्छा, अब ये मान लें कि अगर मैं A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने लगूँ, अगर इक्विवेलेंट सर्किट मैंने ये मान लिया तो वो क्या हो जाएगा? VAC यानी कि VA माइनस VC। अच्छा, इसके EMF को मैंने बोल दिया E इक्विवेलेंट VAC
इक्वल टू हायर पोटेंशियल पर तो ए है, लोअर पर सी है, तो बी ए माइनस बी सी ये हो गया। अब बी ए माइनस बी सी में एक थोड़ा सा कुछ करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। हमने क्या करा कि माइनस बी बी कर दिया और प्लस बी बी कर दिया। समझ गए ऐसा क्यों करा? भाई बी ए माइनस बी सी था और बी ए माइनस बी सी तो एज इट इज है ही, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने माइनस बी भी कर दिया और प्लस बी भी कर दिया। सेम टर्म ऐड करा, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। अब इससे होगा क्या कि बी ए माइनस बी बी की जगह मैं बी ए भी लिख दूँगा। तो यहाँ पर देखिए बी ए माइनस बी बी क्या हो गया? E1 माइनस आई आर, E1 माइनस आई आर, और बी बी माइनस बी सी क्या हो गया? E2 माइनस आई आर, ये हो गया। अभी क्या करेंगे कि जो EMF वाले पोर्शंस हैं उनको दोनों को साथ साथ ले लो, तो ये E1 और E2 एक साथ ले लीजिए। इसको लिख देंगे E1 प्लस E2। फिर से लेट हो गई था वो एक्सरसाइज या छोटी नहीं। अच्छा E1 प्लस E2, और ये जो दोनों हैं इनमें से हमने I कॉमन लिया, नेगेटिव साइन के साथ I कॉमन ले लिया, और ये हो गया R1 प्लस R2। बी ए सी इज इक्वल टू हो गया E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। ये तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना, इसी से एक्सप्रेशन E माइनस आई आर से मिलता जुलता लग रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो नेट EMF है वो E1 प्लस E2 हो गया, और जो नेट रेसिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 हो गया। ये इनको वैसे भी पता है, सीरीज में रेसिस्टेंस सीधे सीधे ऐड अप होते हैं, ठीक है। और EMF E1 प्लस E2, तो हम इसको लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट EAC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस आई R इक्विवेलेंट। ये हो गया। तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। E1 प्लस E2 का बताइए जी, क्लियर है? तो अगर हमको इक्विवेलेंट EMF निकालना है तो इक्विवेलेंट EMF अगर सेल्स जो भी सीरीज में लगे हुए हैं तो आपको क्या करना है, दोनों के EMFs को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। रेसिस्टेंस हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, तो हमको पता है रेसिस्टेंसेस तो सीरीज में वैसे ही सीधा सीधा ऐड अप होते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, इसमें देखिएगा सेल्स इन पैरेलल, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल्स इन पैरेलल, पेज नंबर 49 सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल में क्या है, वरना पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट। हमारे पास एक सेल हो, 2 सेल हो या 50 सेल हो, सारे के सारे सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ जुड़ जाएं और सारे के सारे सेल्स के नेगेटिव टर्मिनल्स एक साथ जुड़ जाएं, तो हम कहेंगे कि वो जो सेल्स हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड। देखिएगा कैसे करेंगे। सेल्स इन पैरेलल, तो अब देखिएगा कि मैं 2 सेल यहाँ पर कनेक्ट करके लिखा हूँ। इधर है पॉइंट ए, इस पॉइंट को हम बोल देंगे B1, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे B2, इसको बोल देंगे सी, ठीक है। और इसका EMF हो गया E1, इसका EMF हो गया E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक। उसके बाद देखिएगा कि प्रॉपर्टी है कि पॉजिटिव से करंट निकलेगा, नेगेटिव में जाएगा। तो यहाँ से मैंने माना कि करंट I1 निकल रहा है और यहाँ से मैंने माना कि करंट I2 निकल रहा है। यहाँ सेपरेट करंट्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स, तो करंट डिवाइड हो रहा है, इसमें I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है। अच्छा, सर्किट में कहीं से भी घूम फिर कर यही जो I1 वाला करंट है, ये I1 वाला करंट वापस घूम फिर कर आएगा इधर ही नेगेटिव में, ठीक है। हम कहेंगे आप अगर ये सोचें कि नहीं आ सकता है, कहीं इधर उधर चला जाएगा,
तो आप ये समझिए कि करंट इसमें सर्किट में फ्लो ही तब कर रहा है जब ये सर्किट क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब सर्किट कंप्लीट है, सर्किट आगे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो घूम फिर कर करंट जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से जितना निकला है नेगेटिव टर्मिनल में घूम फिर कर करंट उतना ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पर टोटल करंट सर्किट का टोटल करंट हो जाएगा आई। तो वो जैसे निकल रहा है वैसे ही आएगा भी आई, ये हो गया। इसी का मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि यहाँ पर बनाया था, तो दो अलग अलग बैटरीज जो बना रखी हैं वो ना बनाकर एक सिंगल बैटरी बना देंगे। हम लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे सी, ई इक्विवेलेंट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा स्मॉल आर इक्विवेलेंट। करंट आई ऐसे निकला, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में आया, ठीक। कंसिडर द टू सेल्स ऑफ EMFs E1 and E2 connected in parallel as shown. So potential difference between both the cells will be same. दोनों सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल में जब कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम रहती है। अच्छा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल इज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। तो पहले टर्मिनल इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे V इज इक्वल V1 माइनस V2, ठीक है। तो फिर से वही बात है कि अच्छा यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो VAB और VBC अलग अलग ले रहे थे, यहाँ पर एक ही क्यों लिया, क्योंकि भाई पैरेलल में, तो पैरेलल में है तो वोल्टेज तो मैं सेम लूँगा ना, तो इसलिए मैंने V ले लिया। तो V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2, पॉजिटिव से कनेक्टेड है ये V1 नोड और नेगेटिव से कनेक्टेड है V2 नोड, तो VB1 माइनस VB2, और ये कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो क्या हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, E1 माइनस I1 R1, ठीक है। और यहाँ से अब हमारा टारगेट V निकालने का नहीं है, हमारा टारगेट है I1 निकालने का। क्यों? क्योंकि हम जैसे हमने यहाँ पर V दोनों में हमने क्या निकाला था, V निकाला था, तो V जो है ना वो नेट जो V होता है वो ऐड हो जाता है सीरीज़ में, और पैरेलल में जो है पैरेलल में करंट अलग अलग रहता है, तो अलग अलग करंट निकालना। तो क्या करेंगे, इसको ये हो गया V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, I1 R1 इधर पे आए, ये हो गया E1 माइनस V, I1 is equal to E1 minus V upon R1, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। Similarly, the potential difference between terminals of second cell is वो भी V के इक्वल होगा, वो भी यही हो जाएगा VB1 माइनस VB2, लेकिन अभी पाथ दूसरा ले रहे हैं, ये वाला पाथ, तो ये हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, minus I2 R2, it implies that I2 is equal to E2 minus V upon R2, सीधा लिखो, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। बोलिए यहाँ तक क्लियर, ठीक है। I2 is equal to E2 minus V upon R2, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी और इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 और I2 में अलग अलग, जैसा पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो टोटल तो I के ही बराबर होगा ना, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 क्या है, E1 माइनस V अपॉन R1, E1 माइनस V अपॉन R1, I2 कितना है, E2 माइनस V अपॉन R2, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इनको ना अलग अलग स्प्लिट कर देंगे, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, इनको हमने अलग अलग स्प्लिट कर लिया। अब E1 और E2 वाली टर्म्स एक तरफ ले आएंगे, V वाली टर्म्स को एक तरफ, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ऐसे लेकर लिख दिया तो माइनस यहाँ पर V कॉमन ले लिया और लिख दिया 1 अपॉन R1
प्लस 1 अपॉन आर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हम क्या करें कि v को एक तरफ ले आएंगे, इसको इधर v इंटू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, और इसको आई को उधर ले जाएंगे और इसको हाथ पे हाथ सिंप्लीफाई भी कर लीजिए। जब ये एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई, ये इसमें मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 इंटू R2, ये हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2, ये हो गया। v वाले पूरे टर्म को मैं इधर ले आया, आई को इधर ले जाऊँगा माइनस आई, ये हो जाएगा। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, v इंटू इधर R1 R2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, R1 R2 और R2 इंटू 1 R1 इंटू 1, ये हो जाएगा R2 प्लस R1 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 R1 R2 माइनस आई। इसके बाद देखिएगा कि ये जो v में टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पूरे टर्म को यहाँ डिनोमिनेटर में लेकर चलिए। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 और अपॉन में R2 प्लस R1 को लिख दो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए ठीक है। v इज इक्वल टू दिस, मैंने v के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इधर में डिवाइड में ले गया, साथ में इधर i के नीचे भी ले जाएगा, तो i अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 ये हो गया। और होता क्या है कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी R1 R2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी R1 R2 है, तो R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक समझ गए? ये हो जाएगा हमारे पास E1 R2 प्लस E2 R1 E1 R2 प्लस E2 R1, न्यूमरेटर में केवल यही बचा E1 R2 प्लस E2 R1, डिनोमिनेटर में बचा R1 प्लस R2। माइनस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर अगर कहीं होता है तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये R1 R2 न्यूमरेटर में, ये इधर आ जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। It implies that V is equal to E equivalent minus I into R equivalent। ये हो गया। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि E equivalent की वैल्यू ये हो गई, यहाँ लिखेंगे वेयर E equivalent is equal to E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 and R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R2। ये स्मॉल r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होगी। तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दो जो रेसिस्टेंसेस हैं अगर वो पैरेलल में होते हैं तो वो ऐसे ही बनता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा अब ये करते हैं कि जैसे E इक्विवेलेंट दे रखा है हमको,
तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे ई इक्विवेलेंट, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। हमारा टारगेट यही था कि हम ई इक्विवेलेंट निकालना चाह रहे थे। तो ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। इस R1 प्लस R2 को इधर ले आएंगे, ई इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1। और इस साइड यहाँ पर ये कह देंगे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। रेसिप्रोकल ले लिया बस इसका, ठीक है। रेसिप्रोकल लेकर ये वही वाली टर्म आ जाएगी जैसे हमको पता है पैरेलल का, जैसे हम सॉल्व करते हैं ना। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 R2 प्लस R2 अपॉन R1 R2। R2 से R2 कट गया, R1 से R1 कट गया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। तो ये तो हम जानते हैं कि अगर दो सेल्स पैरेलल में हैं, दो रेसिस्टेंसेस पैरेलल में हैं, तो वो ऐसे रेसिप्रोकल होकर एड अप होते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं इसकी ई इक्विवेलेंट की। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि R1 प्लस R2 इधर ले आए। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स, इसमें लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाई R1 R2 ई इक्विवेलेंट इंटू R1 प्लस R2। इधर भी R1 R2 से डिवाइड E1 R2 प्लस E2 R1, इधर भी R1 R2 से डिवाइड। ये हो गया, ठीक है। अच्छा जी, डिवाइड करने से क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं एक काम करूँगा, ये जो न्यूमरेटर है इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है। ई इक्विवेलेंट अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कर दिया। और इनको जरा स्प्लिट करेंगे, E1 R2 अपॉन R1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। R2 से R2 कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल, ये हो गया। और R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तो R इक्विवेलेंट का, ये हमारे पास आ गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। प्लस E2 अपॉन R2 और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट तो हम निकाल चुके थे, जो साइड में निकालना, ठीक। तो फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n cells we can write, नेक्स्ट पेज पर देखिएगा, सामने हेडलाइट हो रखी है कुछ नहीं सामने, 1 मिनट दीजिए।
बोलेंगे कि अगर हमारे पास फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n cells we can write E equivalent upon R equivalent. E equivalent upon R equivalent is equal to E1 upon R1 plus E2 upon R2 प्लस E3 अपॉन R3 और ऐसे करते करते En अपॉन Rn हो जाएगा। और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वो तो हमको पता ही है कि अगर हमारे पास जो सेल्स हैं उनके जो रेसिस्टेंसेस हैं अगर वो पैरेलल में हैं तो अगर एंड रेसिस्टेंसेस हैं तो सबका रेसिप्रोकल करके सबको ऐड करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हुआ पैरेलल वाला। उसके बाद है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सर हाँ जी, अच्छा सर, चलिए जी, अब देखिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट की बात कर रहे हैं या करंट जीरो हो गया। Condition for maximum current from a series combination of cells from a series combination of cells। तो जरा देखिए, suppose n similar cells of each of EMF E and internal resistance small r be connected in series and let R be the external resistance as shown। अब सुनिएगा, मैक्सिमम करंट अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम करंट डिराइव करना है, ठीक है, तो क्या करा जाए। ठीक है, ये कंडीशंस पूछी जाती है एग्जाम में फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो हमने ये माना कि n सिमिलर सेल्स, जनरली जब भी कभी हम सेल्स बनाते हैं, मान लीजिए बैटरी बना रहे हैं तो एक जैसे सेल्स ही जोड़ते चले जाते हैं उसको। मान लीजिए 5 वोल्ट का सेल है तो 5-5 वोल्ट के ही सेल जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, 10 का है तो 10-10 वोल्ट के जोड़ते चले जाएंगे। तो वैसे भी देखा होगा ना, वो रिमोट की जो बैटरी होती है, रिमोट में जो बैटरी लगाई जाती है वो एक जैसी लगाई जाती है। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बैटरी तो बड़ी लगानी है, एक छोटी बैटरी लगानी है, नहीं, हमेशा सिमिलर सेल्स ही लिए जाते हैं। तो आप ये देखिए कि हमने सिमिलर सेल्स लिए, 1 2 3 4 और इसकी लाइट बाकी सोसाइटियों में भी इतनी जा रही है क्या, तो यहीं पर बुरा हाल है, सब जगह यही हाल है। जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जब मैंने पढ़ाना शुरू करा था ना, जब नया नया टीचर बना था 2012 की बात, तो हमारे हेड हुआ करते थे, उनकी नाक थोड़ी लंबी थी, मतलब हाइट कम थी, नाक लंबी थी, तो वो और ज़्यादा लंबी लगती थी। बच्चों ने उनका नाम रख रखा था एंग्री बर्ड, और जब क्लास में वो आते थे तो बोर्ड पर लिख देते थे एंग्री बर्ड। वो पता नहीं, उनको पता नहीं था कि ये उन्हीं का नाम है। क्लास में आके कहते ये कौन बनाया कि एंग्री बर्ड लिख देता है, वो बच्चे और हंसते थे, है ना, और आपस में ही रहते थे कि देख आज नहीं अपना नाम खुद लेगा, है ना, ऐसे बोलते लेंगे नहीं, वो तो कॉलेज के बच्चे बोलते आज ही अपना नाम खुद लेगा। तो वो बेचारे परेशान रहते थे, बहुत अच्छे थे, शरीफ थे, बहुत शरीफ थे। तो वो जो है
वहाँ पर यही प्रॉब्लम रहती थी। इस सिस्टम से समझ में आ रहा है मेरे को, जैसे लाइट बार बार जा रही है और ये हर गर्मियों में होता है ऐसा। और फिर व्हाट्सएप चलता है सोसाइटी का जो ग्रुप है कि वायर आपने बहुत हल्की क्वालिटी का लगा रखा है, अच्छी क्वालिटी का वायर लगाओ। वायर आज तक बदला ही नहीं गया है ना, 2015 से होता है यहाँ पर, लेकिन वायर नहीं बदला गया आज तक। तो वायरिंग की कॉस्ट आएगी, ये भी सोच रहे होंगे कि चलो बीत जाएगा मौसम तो सब ठंडा हो जाएगा तो उसी वायर से काम चल जाएगा। वहाँ पर भी यही हाल था। जो प्रिंटर था ना कॉलेज, और शायद आज भी वही हाल है। अभी मैं 2 लेक्चर लेने जाता हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा डिटेल में मालूम नहीं। तो वहाँ पर ये था कि अगर प्रिंटर का हमें काम है तो उसी दौरान प्रिंटर ख़राब मिलेगा, अगर सिस्टम पर कुछ काम करना है तो उसी टाइम सिस्टम हैंग हो जाएगा। तो मतलब आदमी चिढ़ा रहता था वहाँ पर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। ठीक है, अगर मान लीजिए कुछ काम करने बैठे, मान लो कि नहीं आज ना बच्चों को नोट्स बना कर देने हैं, अच्छा ठीक है, तो 1 घंटे का टाइम हमारे पास, हम बैठ कर अपना नोट्स बना रहे हैं, तो पता चला लाइट चली गई और कब आएगी पता ही नहीं है। ठीक है, अब नोट्स बना रहे हो तो हाथ का सूखा होना ज़रूरी है ना, पसीना बह रहा है यहाँ पर, हाथ पूरा गीला हो गया, तो उसके नीचे रुमाल सेट करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर पता चला पानी की तरह यहाँ से ऐसे आ रहे पसीना, उसको पोंछ रहे हैं, तो परेशान हो रखे हैं। तो सभी बहुत परेशान होते थे। तो उन्होंने एक दिन बच्चों को गुरु मंत्र दिया, कहने लगे कि सर ऐसे ऐसे हम तो परेशान रहते हैं, यहाँ पर कहाँ एडमिशन ले लिया, थका हुआ कॉलेज है, यहाँ की तो सीटें भी चुभती हैं सर, बहुत बेकार कॉलेज है। तो ऐसे करके कंप्लेंट करने लगे। बेटा कंप्लेंट मत करो, कंप्लेंट मत करो, मैं भी इसी सिस्टम को झेल रहा हूँ, कंप्लेंट मत करो। द बेस्ट वे इज़ दिस कि आपको सिस्टम को एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, सिस्टम को एंजॉय करो, ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे करके कुछ बड़ा ज्ञानवर्धक सा लेक्चर उन्होंने ले लिया, सब बच्चों ने सीख लिया। वो पढ़ा रहे थे एक दिन क्लास में, बच्चे कितने बदमाश होते हैं। इस सिस्टम से याद आ रहा है मेरे को कि यहाँ पर भी हर साल यही चल रहा है। गर्मियों में आपने ततैयाँ जानते हो, ततैयाँ मधुमक्खी है ना, तो अब कॉलेज है तो कॉलेज में बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, तो वहाँ पर ततैये का छत्ता लगा हुआ था कहीं पर। अब AC तो था नहीं, तो खिड़कियाँ खुली हुई थी, खिड़की से लू आ रही है, गर्म हवा की लपटें आ रही हैं, टीचर भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, ऐसी हंसी मजाक चल रही है। आगे के 10-12 बच्चे थे बस वो पढ़ते थे, पीछे वाले तो सब मज़े काटते हैं। कॉलेज में मोबाइल भी अलाउड होता है ना, तो फ़ोटो भी खींच कर देख को सो रहा है, उसकी फ़ोटो खींची, क्लास के ग्रुप में भेज दी, फिर हंस रहे हैं, फिर उसको चौक फेंक के मार दी, ये चल रहा है क्लास में। तो अभी सर पढ़ा रहे थे और चिल्लाने की आवाज़ें बहुत तेज़, सर को ततैये ने काट लिया है ना, यहाँ कान के पीछे की तरफ ततैये ने काट लिया, बहुत जोड़ा, बहुत तेज़ चिल्लाया। हमने कहा पता नहीं क्या हुआ, सर गिर पड़े, कुछ हो गया, स्टाफ रूम बराबर नहीं था, हम दौड़े गए। ठीक है, अरे यार इसने काट लिया। तो एक नालायक बच्चा बोला सर करा सिस्टम कुछ एंजॉय है ना, एकदम ये, अरे भाई बस पूछो मत, रो पड़े उस दिन बेचारे, शरीफ थे बहुत ज़्यादा, रो पड़े, कहने लगे वो तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आंसू ही आ गए। तो फिर मैंने कहा सर हुआ कि करे यार मेरे को ना किसी सांप या बिच्छू ने काट लिया है यहाँ पर। तो मैंने कहा सर इसे ततैया कहते हैं। तो उन्होंने ज़िंदगी में ततैया ने काटा नहीं था, पहली बार काटा, वो आंसू निकल गए, इतना भयंकर था वो। तो बस कुछ दिन पहले बात हुई थी उनसे, मैंने पूछा सर सिस्टम एंजॉय कर रहे हो लखनऊ में आजकल? सर आप कौन सा कॉलेज है? ये RD इंजीनियरिंग कॉलेज। किसके पास है? जब नीट का पेपर देने जाओगे ना तो RD में ही सेंटर पड़ेगा, पूरे गाजियाबाद का सेंटर, नीट का भी, IIT का भी, JEE का, वहीं पड़ता है सेंटर। जो पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है ना, पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एक बहुत बड़ा इंडियन फ्लैग दिखाई देता है, वो उसी कॉलेज में लगा है। मैं भी एग्जाम सेल में वहीं बैठा हुआ दिखाई दे जाता है या खड़ा हुआ दिखाई दे। चलिए तो देखिए, अब इसमें क्या है कि टोटल EMF ऑफ N cells इन सीरीज, तो N cells है और टोटल EMF निकाला था, तो वैसे 2 cells था तो उनका कैसा निकल रहा था EMF, E1, E2, E3 सबको ऐड करते चले गए। अब N cells है तो क्या करेंगे, टोटल EMF को ऐसे लिख दिया, टोटल EMF दुहाई है, वो जगह दुहाई करते हैं, दुहाई का भी वो रैपिड रेल का मेट्रो स्टेशन भी बना होता है ना, आप लोग यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह। हमारे यहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चों की तरह कॉल कर दिया जाता है, अगर कोई बच्चा आता नहीं है उसके पेरेंट्स के पास कॉल पहुँच जाती है कि आपका बच्चा आज कॉलेज आएगा। कोई कॉलेज में गया बच्चा, कभी ना कभी तो भाई पिक्चर देखने भी जाएगा, कभी ना कभी तो बंक भी मारेगा। ठीक है, वो कुछ पेरेंट्स हैं ठीक है, वो कहते हैं करेगा बच्चा थोड़ा बहुत तो ऐसा करेगा, ऐसे का बिल्कुल ही जेल है क्या। किसी बच्चे को सुन लिया
कॉलेज में बहुत बढ़िया फोटो बनाकर डाल रखी है, उस पर लिखा हुआ है दुहाई सेंट्रल जेल, ऐसे करके सब फिल्मों में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसी दुहाई सेंट्रल जेल, और उसमें जाते हुए बच्चे और फिर नीचे लिखा हुआ है कि आपका भविष्य यहीं बनेगा। मतलब बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं इस पर, फेसबुक इंस्टाग्राम पर पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, सारी क्रिएटिविटी वहीं दिखाते हैं। टीचर्स को पता नहीं क्या क्या कर देंगे, किसी की मूछें बना देंगे, किसी के चश्मा बना देंगे, हैट बना देंगे, सोने की चेन डाल देंगे, बॉस लिख देंगे नीचे बॉस, कुछ भी। चलिए ये हो गया। ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 1 को 3 बार ऐड कर दिया तो 1 + 1 + 1 3 हो गया, तो 1 × 3। ऐसे ई को n टाइम्स ऐड कर दिया, n ये टोटल EMF हो गया। ऐसे ही टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की जब बात करेंगे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैं तुम्हारे अंकल के साथ पढ़ा था, तो वही दोस्ती हुई थी मुझसे। हाँ, उनसे भी पूछना, कुछ बताएंगे वो फ्लोर में मत बता देते हैं। तो वो नोएडा में total internal resistance of N cells in series is equal to R plus R plus R n times। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी NR हो जाएगा। Therefore current in the circuit will be, तो करंट क्या से निकलेगा सर्किट का, current in the circuit I will be ME upon capital R plus NR। देखिए ये पता है कैसे निकला, ये ऐसे निकला जैसे हम ये जानते हैं, हमको एक बेसिक फार्मूला तो ये पता है ना, B = E + IR होता है। अब यहाँ से अगर मैं करंट निकालने लगूँगा, सारी गलत लिख दी, E = V + IR होता है। अब यहाँ से अगर मैं करंट निकालने लगूँ तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको V को मैं क्या लिख सकता हूँ, I कैपिटल R प्लस I स्मॉल r। तो यहाँ से अगर करंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो E को E ना लिखकर नेट EMF लिखूँगा पूरे सिस्टम का, है ना। तो N ऐसे ही R प्लस स्मॉल r ना लिखकर पूरा नेट, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिखेंगे तो R प्लस NR। ये होगा, ये बेसिकली इसी रिलेशन से आया है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इन्होंने कहा कि आप ना स्पेशल केसेस ज़रा देखेंगे। I is equal to NE upon R plus NR। अब स्पेशल केसेस में फर्स्ट देखेंगे R is very greater than NR, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको NR को उसकी कंपैरिजन में, कैपिटल R के कंपैरिजन में नेगलेक्ट किया जा सकता है। R plus NR is equivalent to capital R plus NR is equivalent to capital R, क्योंकि NR बहुत छोटा है तो इसको नेगलेक्ट कर दिया इसके कंपैरिजन में। तो हमारे पास I क्या हो गया, I हो गया NE अपॉन R is equal to N into E upon R। ये क्या हो गया, n times the current that can be drawn from one cell, that can be drawn from one cell। यानी कि EMF तो ये कहता है कि जितना मेरा पोटेंशियल है मैं तो पूरा का पूरा डिलीवर कर दूँगा। बैटरी का EMF ये बोलता है कि जितना मेरा पोटेंशियल है पूरा डिलीवर कर दूँगा। तो E अपॉन R क्या हो गया, पूरा फुल पोटेंशियल जितना वो बैटरी डिलीवर कर सकती है, उसमें n को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो करंट आ जाएगा जो कि मैक्सिमम करंट होगा। इससे ज़्यादा करंट नहीं आ सकता, समझ गए, क्योंकि इससे ज़्यादा ये E अपॉन R का रेशो नहीं हो सकता। ठीक, तो n टाइम्स द करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। ये कब किस केस में, पहले केस में R इज़ वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r। अच्छा, अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा होगा, सेकंड
सेकंड स्पेशल केस है विच आर इज वेरी लेस देन स्मॉल एन आर प्लस स्मॉल एन आर इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल एन आर। जब एन आर बहुत बड़ा हो गया तो फिर कैपिटल आर को आप इग्नोर कर लीजिए। तो आई इज इक्वल टू एनी अपॉन आर प्लस एन आर की जगह अब आप लिखोगे एन आर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये किसके इक्वल है? बैटरी का ईएमएफ अपॉन उसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये हो जाएगा द करंट गिवन बाई अ सिंगल सेल। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट किसके बराबर हो जाएगा? द करंट गिवन बाई अ सिंगल सेल। Thus, when external resistance is much higher than the internal resistance, than the total internal resistance, the cells should be connected in series to get maximum current. ठीक है, अगर मान लीजिए हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा बड़ा है, कैपिटल आर इज़ वेरी ग्रेटर दैन एन आर, तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि एक ई अपॉन आर जो है ई अपॉन आर का एन टाइम्स हो जाएगा। तो जितने आपने सेल्स लगा रखे हैं उतना ही टाइम्स आपको करंट मिल जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा करंट चाहिए तो आप क्या रखेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस द सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट मैक्सिमम करंट। तो सेल्स को उस टाइम सीरीज में कनेक्ट करें ताकि आपको मैक्सिमम करंट मिल सके। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिएगा, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें हमने सेल्स इस तरह से लगा दिए, ए, ये हो गया बी, सबका ईएमएफ सेम। यहाँ पर अपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा दिया, ठीक है, करंट आई सिंस ऑल द, अच्छा यहाँ पर सेल्स हमने कितने लिए? एम सेल्स लिए, एम सेल्स, जैसे वहाँ पर एन नंबर ऑफ सेल्स लिए थे, यहाँ पर एम नंबर ऑफ सेल्स ले रहे हैं। तो देखिए सिंस ऑल द एम इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश इज गिवन बाई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका कैसे निकाल दिया जाएगा? उसको आर डैश बोल दिया हमने, कैपिटल आर डैश, ये हो जाएगा 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, एक्चुअली 1 अपॉन आर डैश प्लस 1 अपॉन आर प्लस डॉट 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 एम टाइम्स। कोई भी टर्म है अगर वो n नंबर ऑफ टाइम्स ऐड हो रहा था तो उसमें n मल्टीप्लाई हो गया, अगर m नंबर ऑफ टाइम्स ऐड हो रहा है तो उसमें m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू 1 अपॉन आर। ठीक है, तो आर डैश कितना हो जाएगा? आर अपॉन एम। और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, ये क्या बन जाएगा भाई? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर है और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया? आर डैश आया। तो इन सब का कॉम्बिनेशन इसके साथ तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, इन सब का कॉम्बिनेशन इसके साथ तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में तो रेजिस्टेंसेस एडअप हो जाते हैं। वो हो गया कैपिटल आर प्लस आर डैश। तो हमने इसको लिख दिया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, ये हो गया। द करंट इन द सर्किट
करंट देखिएगा क्या हो जाएगा, आई टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो अब जरा देखिए जो टोटल ईएमएफ है, टोटल ईएमएफ तो क्या रहेगा, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल को बदलने का सवाल ही नहीं उठता, सब में ई बराबर ही रहेगा। ई अपॉन मतलब उसको टोटल नहीं करना कि ई जैसे वहाँ पर टोटल करके एन ही कर दिया था, वो नहीं करना, ई ही रहेगा। और जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हम निकाल ही चुके हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, ये हमने निकाला। अब इसको एलसीएम वगैरह ले लो जरा इसका, ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एम आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, और ये सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम ई अपॉन एम आर प्लस स्मॉल आर। Therefore, total EMF of a parallel combination is equal to EMF due to a single cell. एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल EMF क्या होगा, EMF ड्यू टू सिंगल सेल, सिंगल सेल का EMF भी ई था, तो टोटल EMF क्योंकि पैरेलल में है तो वो सेम ही रहने वाला है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। वहाँ पर टोटल EMF क्या था, एक के पीछे एक जुड़ा हुआ था, वो तो सारे के सारे एडअप हो जाएंगे, ठीक है। सीरीज में हमने देखा था सारे एडअप हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल EMF तो ये हो गया। अब स्पेशल केसेस देख लीजिए, स्पेशल केसेस फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट केस में हम ये कहेंगे कि इफ आर इज वेरी वेरी लेस देन आर अपॉन एम, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी लेस देन आर अपॉन एम, कैपिटल आर क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो आपने बाहर से एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है, और आर अपॉन एम क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस दिख रहा था ना आर अपॉन एम, ठीक। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो बाहर हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो बहुत छोटा है, तो क्या होगा, ये आर बहुत छोटा है तो इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है। इट इम्प्लाइज दैट आर प्लस स्मॉल आर अपॉन एम, छोटे वाले को नेगलेक्ट कर देंगे, इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन एम। छोटा क्या है, कैपिटल आर, ये वैल्यू छोटी है, इसको नेगलेक्ट कर दिया, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन क्या बन जाएगा फिर, आर अपॉन एम, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो m इंटू ई अपॉन आर। ई अपॉन आर क्या है, ये है आपका करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल, तो m टाइम्स द करंट ड्यू टू द सिंगल सेल, I इज इक्वल टू m टाइम्स द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अगला देखें, सेकेंड पार्ट उधर करवा रहा हूँ। Second part, if capital R is very very greater than small r upon m, then r upon m can be neglected. Capital R plus r upon m is equivalent to capital R, क्योंकि यहाँ पर capital R बहुत बड़ा है, तो I कितना हो जाएगा, E upon capital R, E upon capital R मतलब the current given by a single cell, करंट बाई ए सिंगल सेल। अब इसमें नोट देखिएगा क्या है, thus when external resistance is much smaller than net internal resistance, the cells should be connected in parallel to get maximum current। इसमें मैक्सिमम करंट, यहाँ पर क्या है, करंट बाई ए सिंगल सेल, इसका कोई फायदा होगा कि करंट मेरे को क्या मिल रहा है, बस एक सिंगल सेल का जो करंट है वही मेरे को इतने बड़े सर्किट का करंट मिल रहा है, तो कोई फायदा है। मैं पैरेलल से अगर मैक्सिमम करंट लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, मुझे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम रखना पड़ेगा, तभी हम ये कहेंगे कि ये ई अपॉन आर क्या है, ये हो गया आपका करंट बाई ए सिंगल सेल, करंट गिवन बाई ए सिंगल सेल, और एम टाइम्स, तो जितने सेल्स आपने लगाए हैं, आपने 50 सेल लगाए हैं, तो एक सेल का जो करंट है 50 टाइम्स कर दीजिए, तब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा।
तो इसमें फर्स्ट केस में मैक्सिमम करंट मिल रहा है और सीरीज़ वाले में सेकंड केस में मैक्सिमम करंट मिल रहा है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें एक ये फिक्स्ड ग्रुपिंग वाला भी है, ये छोटा सा ही है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसको। है कुछ ओके।